आइए हम लोग बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। पहले देखते हैं ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और किस तरह से इसे हमें समझना है, पढ़ना है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या है कि मान लो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो टैक्स के अंदर और कोई सामान को आप पहले परचेज करते हो। परचेज किया आपने 1 लाख का और इनके ऊपर आपने जीएसटी पे किया 18,000 का। टोटल पेमेंट कितना किए होंगे आप? 1,18,000। टैक्स कितना पेमेंट किया? 18,000 का। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ये परचेज किए, जब आप सेल करेंगे तो कुछ प्रोसेस करेंगे, अपना मार्जिन ऐड करेंगे और इनको आप सेल करेंगे, मान के चलो 1.5 लाख का। आप जीएसटी चार्ज करेंगे यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी चार्ज मान लो 27,000 हमने किया। हमें जो टोटल कलेक्ट करना है 1,77,000 कलेक्ट करना है। किससे? कस्टमर से। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप 27,000 पे मत करो, गवर्नमेंट को मत दो। आपने जो टैक्स पे किया है खरीदने टाइम में 18,000 का, इनको आप माइनस करके जो रिमेनिंग 9,000 है ये आपका पेएबल अमाउंट है। तो हमने क्या किया, ये 18,000 रुपये पे 18,000 रुपीज़ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया। तो जब हम खरीदने पे कोई टैक्स पे करते हैं तो हमारे पास प्रोविज़न अवेलेबल है कि हम उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है और इन जीएसटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर सेक्शन 16, 17, 18 ये मेन 3 सेक्शन है और 19, 20, 21 ये 3 सेक्शन एडिशनल है। ये एडिशनल सेक्शन किसी पर्पज से लाया गया है, एक एडिशनल टॉपिक की बातें करता है। लेकिन जो मेन आईटीसी के ऊपर हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे वो 16, 17 और 18 यही 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 सेक्शन पढ़ेंगे। कौन से एक्ट का? सीजीएसटी एक्ट। इस सेक्शन के अंदर में 16, 17 और 18 को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कहाँ पे आपको क्रेडिट मिलता है, कहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता है, कहाँ पार्सली मिलेगा, टाइम लिमिट क्या होगा, कब मिलेगा, सब के बारे में इनके बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं, पहले एक समराइज तैयार कर लेते हैं। 16 में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 है। यही है, 4 सबसेक्शन है। कौन से सेक्शन में? 16 में। ये नॉर्मली बोलता है, 1 बोलता है, नॉर्मली जनरली लाइन होता है कि आपने परचेज करने टाइम में किसी तरह का आईटीसी पे किया है और फिर आप उसको बिजनेस के रिलेशन में आगे बेचने जा रहे हो, तो जो आपने टैक्स का अमाउंट पे किया है, जीएसटी का अमाउंट पे किया है, उनका क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब टैक्स का अलाउ कर रहा है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कर रहा है? कंडीशन की बात कर रहा है कि ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो आईटीसी क्लेम करने के लिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर कहता है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर कि यदि आपने कोई एसेट्स परचेज किया है और उसका ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है तो आईटीसी का क्या प्रोविजन है उनके बारे में बताया गया। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है टाइम लिमिट के बारे में कि कितने टाइम तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो,
उनका टाइम लिमिट क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आपने यदि टैक्स का पेमेंट किया है, जीएसटी का पेमेंट किया है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर लो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, यह कहता है कि कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स था, उसके ऊपर यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो आप इनकम टैक्स के अंदर में, उनका बेनिफिट लेते हो, तो किस तरह से आईटीसी का प्रोविजन है उनको बताएंगे। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, टाइम लिमिट, कि आईटीसी लेने का एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, यहां तक होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो हम पहले 3 सेक्शन में से एक सेक्शन 16 को अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जहां एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी टॉपिक का नेम है, कि कब आप आईटीसी के लिए एलिजिबल होंगे और क्या क्या कंडीशन है जब आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो आइए सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में देखो, नॉर्मली लाइन दिया हुआ है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसा बताया गया है एक्ट के अंदर में, एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, जिन्होंने टैक्स का पेमेंट किया है वो एंटाइटल्ड है क्रेडिट लेने के लिए, चाहे वो गुड्स के ऊपर हो, चाहे वो सर्विसेज के ऊपर हो, या फिर बोथ के ऊपर हो, टू हिम which are used or intended to be used in course or furtherance of his business। बिजनेस पर्पज से न होना चाहिए तो आप क्लेम कर सकते हैं, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एंड said amount shall be credit in the electronic credit ledger, जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है, क्रेडिट आपको उसी टाइम में क्लेम कर पाएंगे जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। तो आइए बात करते हैं लेजर का। जो लेजर है, जब आप जीएसटी के पोर्टल पे रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ gst.gov.in पे तो एक ऑप्शन आता है लेजर का। तो लेजर होता है 3 तरह का, एक होता है कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक होता है, इनका समरी के लिए एक रजिस्टर्ड मेंटेन होता है। ये 3 दे दिया है कि जितना लेन देन करेंगे वो रजिस्टर्ड में एंट्री होगा, इतना आया इतना गया। ये होता है कैश और क्रेडिट में। क्रेडिट लेजर के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे चलेंगे। यदि आप कोई परचेज करने टाइम में टैक्स का पेमेंट करोगे तो वो क्रेडिट लेजर में जाएगा। मतलब मैं कभी भी क्रेडिट लेजर में अमाउंट नहीं डाल सकता। और जब टैक्स की लायबिलिटी बनती है, जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा 27,000 का अमाउंट है, आईटीसी एडजस्ट हो गया 18,000, वो 18,000 आपको क्रेडिट लेजर में दिख रहा है। यदि 18,000 आपने जो पेमेंट किया था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 18,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो 9,000 का पेमेंट हम गवर्नमेंट को करेंगे। तो डायरेक्टली नहीं पेमेंट होता है, हमें ये 9,000 रुपीज कैश लेजर में ट्रांसफर करना पड़ता है और पेमेंट कैश लेजर के थ्रू होता है। तो कुछ गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली कैश में जा रहे हैं तो कैश लेजर में दिखेगा कि हम 9,000 का पेमेंट किए थे, फिर यहाँ से एडजस्टमेंट हुआ था। और जितने हमने परचेज करने टाइम में टैक्स दिया है वो सारे के सारे क्रेडिट लेजर में क्रिएट होंगे। और 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कि आपका क्रेडिट लेजर में पैसा रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा, तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये कंसीडर था मेनली फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, 4
कंडीशन के बारे में बात करता है कि ये चारों कंडीशन है तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी के लिए। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास और गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड हो जाना चाहिए। तो बी में 1 2 दे दिया है, एक दे दिया है गुड्स के बारे में और दूसरा दे दिया है सर्विसेज के बारे में। चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो वो रिसीव्ड हो जाना चाहिए। फर्स्ट में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बी में रिसीव होना चाहिए, सी में इन्होंने दिया, सी में क्या दिया इन्होंने कि टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। आप उसी टाइम क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे जब एक्चुअली जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाना चाहिए, चाहे वो कैश के थ्रू हो या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हो। और फोर्थ है रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। ये चारों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में 4 पॉइंट हैं, ए बी सी एंड डी। क्लॉज ए कहता है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बी कहता है रिसीव्ड होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, सी पॉइंट कहता है कि टैक्स का पेमेंट होना चाहिए और डी कहता है कि रिटर्न फाइल होना चाहिए। यदि इन चारों कंडीशन को आप फुलफिल कर देते हैं तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। ऐसे ही अब हम देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 कह रहा है वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट द cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act, the ITC on the tax component shall not allowed। इसको हम समझा देते हैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा कि कहाँ क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा, हम उनको देखते हैं। देखिए आप यदि कोई प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं 1 लाख का, 1 लाख का आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इसके ऊपर 18,000 का जीएसटी पे किया, टोटल प्लांट मशीनरी 1,18,000 का कॉस्ट आया। आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि ये 18,000 रुपीज जो है जो आपने जीएसटी पे किया है उसका क्लेम आप नेक्स्ट मंथ में ले लो और डेप्रिसिएशन चार्ज करो कितना पे, 1 लाख पे। एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा क्या है कि आप आईटीसी का क्लेम मत लो और 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो जब आप 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मान लो 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ए कंडीशन में कितना होगा, बी में कितना होगा, ए में होगा 10% है तो 10,000 और बी में होगा कितना 11,800। तो ए वाले कंडीशन में डेप्रिसिएशन हम का अमाउंट हो गया 10,000 का, 10,000 का, और बी वाले सिचुएशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 11,800 का, 11,800 का। तो इस कंडीशन में आप एक बार लाइन को फिर से पढ़ें। Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed। सिंपल सा लाइन है
कि यदि आपने जो अमाउंट पे किया है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो आपको आईटीसी का क्लेम दोबारा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का रूल यही था कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना था कि एक बार बेनिफिट आपने जब कैपिटल एसेट्स खरीद लिया है उस समय यदि बेनिफिट ले लेंगे तो आपको जब बाद में आप चाहेंगे कि इसके ऊपर दोबारा हमें आईटीसी का बेनिफिट मिल जाए जीएसटी के अंदर में, जबकि आपने आईटीसी का बेनिफिट ले चुके हैं कहाँ, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगा के, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट यदि ये दिखा रहे हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा आईटीसी का जीएसटी में। यदि डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 दिखा रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हैं, तब आप जीएसटी का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 1,18,000 पे, जो कि इतने का अमाउंट है, तो आपको डिडक्शन क्लेम जो है 1,800 इस अमाउंट का क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप यहाँ ले लो या वहाँ ले लो, कहीं ना कहीं आपको जहाँ बेनिफिट लगता है आप वहाँ क्लेम करो, आपके ऊपर ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट। लेकिन आप चाहेंगे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम इनकम टैक्स में भी ले लें और उसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हम आईटीसी में भी ले लें, तो उनको रोकने के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की बात कही गई है। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में क्या है? 4 में टाइम फ्रेम को दिया हुआ है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इसमें टाइम फ्रेम को दिया है कि ईयर कंप्लीट हो जाता है मार्च में, तो मार्च से लेकर 30 सितंबर तक लगभग 6 महीने का टाइम है, अप्रैल से सितंबर तक। तो या तो ये या फिर एनुअल रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हैं, उन दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसी तक लास्ट ईयर का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। आपके पास क्लेम करने के लिए बहुत टाइम दिया। मार्च में ईयर कंप्लीट है, आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो 30 सितंबर तक जो आईटीसी क्लेम करना है कर लो। अब लास्ट ईयर तक का, मार्च तक का आप एनुअल रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं? बिफोर 31 दिसंबर। तो दिसंबर से पहले कभी भी कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि हम करने के लिए मई में कर लें, तो कोई नहीं मना करेगा। लेकिन याद रहे, यदि मई में आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो आपको जीएसटी जो आईटीसी का बेनिफिट है उस लिमिट से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलेगा। ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो लाइन इस तरह का कुछ होता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल टू टेक आईटीसी in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September। मतलब सितंबर महीने का 30 सितंबर का रिटर्न कब जाएगा? 20 अक्टूबर को। 3B की बात कर रहा हूँ, GSTR 3B, जहां हम क्लेम करते हैं। तो सितंबर महीने का रिटर्न जाएगा 20 अक्टूबर को, तो एक डेट ये मेंशन कर दिया, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पेटेंस और फर्निशिंग रिलेवेट एनुअल रिटर्न, और लास्ट में कर दिया विच एवर इज अर्लियर। अब लास्ट महीने मार्च तक का, 31 मार्च तक का रिटर्न, एनुअल रिटर्न कब जाएगा? 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो 31 दिसंबर या फिर इस रिटर्न फाइल दोनों में दो पहले होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा कि उस डेट के बाद आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। 3 और 4 में क्या देखा आपने? ये जिनका इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले चुके हैं उनको हम नहीं देंगे, वो एलिजिबल नहीं है आईटीसी के लिए। और टाइम फ्रेम को फोर्थ किया। एक प्रोविजन यहां भी है, इनको देखते हैं क्या है।
ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में भी जो कंडीशंस थे उन्हीं में इस लाइन को मेंशन किया हुआ है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रिसिपेंट फेल टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, मान लो मैं ए हूं और यहां बी है, मैंने सेल कर दिया 1 मई को कि ये आप मुझे दोगे, मैं इनवॉइस दे दिया बी को, रिसीव करने वाला है, इनको सामान मिल गया है 1 मई को, और मैंने क्या किया, अपने रिटर्न फाइल किए और रिटर्न में जो भी था हमारे पास आईटीसी वगैरह उनको क्लेम कर लिया। इनके लिए ये बी के लिए परचेज है तो इस पे जो टैक्स पे करना था, लेकिन अभी इन्होंने 1 लाख पैसे नहीं थे, 1,18,000, लेकिन इनके पास 1,18,000 का इनवॉइस आ चुका है, ये 18,000 इनवॉइस में शो हो रखा है कि बी को पे करना है। तो यहाँ रिसिपेंट कौन है, बी है। अब लाइन पढ़िए क्या है कि रिसिपेंट फेल टू पे, रिसिपेंट फेल टू पे द सप्लायर, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो चाहे दोनों, अदर देन सप्लायर ऑन द टैक्स इज पेएबल ऑन रिजर्व चार्ज बेसिस, अदर देन रिवर्स चार्ज को छोड़कर, द अमाउंट toward the value of supply along with tax payable there within a period of 180 days। यदि जो डिफरेंस है पेमेंट करने का, बी इनको पेमेंट कब कर रहा है, तो इसमें बोला आप देखना 180 दिन को, 180 डेज, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो कि 1 मई को है, बाय द सप्लायर, एन इक्वल अमाउंट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 18,000 का है, अवेल बाय द रिसिपेंट शैल बी एडेड हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। समझिए बातों को क्या कर रहा है। एक बंदा मेरा दोस्त था, उसने मेरे से सामान खरीदा, मैं उसको इनवॉइस दे दिया, उसने टैक्स का पेमेंट अभी मुझे नहीं किया और न ही मेरे मेन वैल्यू का अमाउंट किया, और बोला 2 महीने बाद 3 महीने बाद दे दूंगा। मैंने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आएगा। हमने शो किया था अपने बुक में 1,18,000 का टोटल जीएसटी के साथ मेरा लायबिलिटी था, मेरे पास क्रेडिट भी पड़े हुए थे, मुझे टेंशन नहीं था, इसलिए हमने टोटल सेल को मेंशन कर दिया और हमने रिटर्न फाइल कर दिया। तो रिटर्न फाइल बिना टैक्स के पेमेंट का नहीं होता है, हमने पे कर दिया, फाइल कर दिया। जब मैंने टैक्स का पेमेंट करके फाइल कर दिया तो ऑटोमेटिक उनके क्रेडिट लेजर में ये 18,000 की जो क्रेडिट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गलती हमने नहीं किया है। हम टाइम से रेगुलरली 20 तारीख को पेमेंट करते हैं और रिटर्न 3B फाइल कर देते हैं। उन्होंने, मेरा दोस्त था, बोल दिया हम दे देंगे 2-3 महीने में पैसा। हमने सोचा चलो 3 महीने पैसा आ ही जाएगा, हम फाइल कर देते हैं। मेरे फाइल करने के कारण क्या हुआ, उनके क्रेडिट लेजर में जो 18,000 का अमाउंट था वो रिफ्लेक्ट होने लगा। तो हम कंडीशन 2 क्या पढ़े थे, यदि क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा तो हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए, हमारे फ्रेंड के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसमें गवर्नमेंट ने कि यदि 180 दिन के अंदर में वो बंदे आपको पेमेंट नहीं करता है तो उस बंदे को हम ये 18,000 रुपीज लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और उसके अकाउंट में हम ऐड कर देंगे along with interest thereon। 6 महीने का इंटरेस्ट भी लगा के उनके जो 18,000 की लायबिलिटी बढ़ेगा, सिर्फ 18,000 नहीं बढ़ेगा, हम 18,000 प्लस along with the interest thereon उनको भी ऐड करके हम रेसिपेंट की लायबिलिटी को क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह की बात किया है। लेकिन लॉजिकली देखो,
गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस पर्सन के प्रॉब्लम को बुक्स उसने हमें पेमेंट कब दिया, हो सकता कैश में दे दे, उसका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात की है, हाँ बाई रूल चलेंगे, लीगली चलेंगे तब तो पकड़ में आ जाएगा कि बंदे ने पेमेंट कब दिया है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। हाँ कल के डेट में चेक होना स्टार्ट हो तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग उनको पकड़ा जा सकता है कि आप बताओ कि आपने पेमेंट कब किया। वो यदि बोलता है कैश में किया तो सामने वाला मेरे बुक्स में कैश में एंट्री होना चाहिए। लेकिन लायबिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है? जिनको हमने सामान बेचा है, जो हमारा फ्रेंड है, उनकी लायबिलिटी बनेगी, और केवल 18,000 की नहीं बनेगी, 18,000 के ऊपर इंटरेस्ट की बनेगी। कब बनेगी? जब 180 दिन के अंदर, जिस डेट को टैक्स इनवॉइस इशू किया गया था 1 मई को, इस 1 मई के बाद 180 दिन के अंदर यदि वो हमें पेमेंट नहीं करता है तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और गवर्नमेंट उनसे उसका अमाउंट मांगेंगे कि आप इसका पेमेंट कर दो। इस प्रोविजन को यहां बताया गया है। तो इस तरह से हमने सेक्शन 16 को देखा कि एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या हैं आईटीसी लेने के लिए। थैंक यू।